Hello everyone and welcome back to my channel. In this video, we are going to learn about the chapter 1 of history for class 6 and that is what, where, how and when. अभी ये वाला जो चैप्टर है वो हमें ये बताएगा कि पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था अपना जीवन, मतलब अपनी जो लाइफ है वो प्रॉपर वे में रहने का. Now let's start with our first topic and that is what can we know about the past. हम हमारे पास्ट में से क्या जान सकते. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पास्ट था, मतलब आप लोग जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तब आप किस तरीके से रहते थे, आप कौन से टाइप के कपड़े पहनते थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती है. ठीक है, आपको याद है कि भाई मैं ऐसे टाइप का कपड़े पहनता था, मैं ये खाता था उस टाइम पे. आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको याद दिलाते, वो आपको हेल्प करते याद दिलाने में कि आप इस तरीके से रहते थे, ये वाला कार्टून आप सबसे ज़्यादा देखते थे, ये आपका फेवरेट फूड हुआ करता था, ये वाला आपका फेवरेट कपड़ा था, क्लोथ था. ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग ये जानेंगे कि पहले के टाइम के जो लोग थे वो क्या किस तरीके से रहते थे. There are several things that we can find out. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं. कौन कौन सी चीजें, वो क्या खाते हैं, what people eat, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. उनके घर किस तरीके से बने जाते थे, वो कैसे टाइप के मकान में रहते हैं, ये सारी चीजें we are going to know in this chapter one by one. Next, we can discover various aspects such as people's diet, clothing preference and housing style through investigation. इन्वेस्टिगेशन यानी कि उस चीज़ पे वर्क करना या तो उस चीज़ पे खोज करना कि किस तरीके से पहले के लोग जो है वो उनकी क्लोथिंग प्रेफरेंस क्या थी. ये सारी चीज़ें हम ढूंढ निकालते, स्टडी करके हम लोग पता लगाते. वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. यही नहीं बट हम ये सारी चीज़ें भी पता लगा सकते कि उस टाइम पे जो छोटे बच्चे थे वो कैसे टाइप की गेम्स खेला करते थे. आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी गेम्स खेलते हो, आउटडोर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल. ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे सारे गेम्स अभी तक थी नहीं, तो कैसी गेम्स वो लोग खेलते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी. नॉट ओनली दैट बट हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग हैं वो क्या गाते हैं एंड द सॉन्ग्स दे सैंग. अभी के सॉन्ग आप लोग को बहुत ही याद रहते हो, राइट. मूवीज के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आते हैं, आपको तो एक सॉन्ग याद होगा, लेकिन उस टाइम पे जो लोग थे वो लोग भी सॉन्ग गाते थे. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हिस्टोरियन बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग दे यूज्ड टू सैंग. Now let's start with where did people live. सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि लोग रहते कहाँ पे थे. ठीक है, ये वाला जो मैप है, अब इस मैप में देखो नर्मदा रिवर आपको दिखाई दे रही होगी. सो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलो, people have lived along the bank of Narmada river for several hundred thousands years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their foods. अभी ये जो पीपल है उन लोगों ने नर्मदा रिवर के पास अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि रहना स्टार्ट कर दिया था. ये लोग बहुत ही पावरफुल थे, गैदरिंग में स्किल्ड गैदर थे. स्किल्ड गैदर का मतलब क्या होता है कि ये लोग फूड जो है वो कलेक्ट करते थे खाने के लिए. फूड में फिर वो सारी चीज़ें इंक्लूड आती है कि भाई रूट, फ्रूट्स, फॉरेस्ट में जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेरियस रिसोर्स होते हैं वो कंज्यूम करना. तो इन लोगों को बहुत ही एक अच्छी वाली नॉलेज थी कि किस तरीके से ये इतने सारे प्लांट में से कौन सा जो प्लांट है वो खाया जा सकता है, कौन से प्लांट का फ्रूट कंज्यूम किया जा सकता है. उनके पास इतनी नॉलेज थी. नॉट ओनली दैट बट दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. फ्रूट तो गैदर करते ही थे बट इसके अलावा भी दे वर ऑल्सो अ पावरफुल शूटर, मतलब कि एनिमल्स को हंट करके भी वो लोग खाते थे. सेकंड है सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट.
ये आप मैप में देख सकते हो, पूरा जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें सुलेमान एंड खिरतार हिल्स आपको दिखाया जा रहा है. नाउ यर द people initiated crops cultivating, including wheat and barley around 8,000 years ago. तो हम लोग ये जो भी टाइम पीरियड है इस चीज़ की हम लोग ये पूरे बात कर रहे, तो ये है 8,000 साल पहले की बात कर रहे कि लोगों ने धीरे धीरे क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था. उन लोगों ने सीख लिया था कि भाई ये वाला जो क्रॉप है वो कल्टीवेट करने से हमें वीट मिलेगा, हमें बार्ली मिलेगा, जिससे हम अपना फूड बना सकते. Additionally, they began domesticated animals such as sheep, goat, and cattle, establishing villages for settlement. Not only that, सिर्फ कल्टीवेट करना ही नहीं सीखा, बट उन्होंने ये भी सीख लिया कि जो एनिमल्स है जैसे कि शीप और गोट, काव, बफेलो, ये एनिमल्स को अगर हम हमारे पास रखते, डोमेस्टिकेट करते, तो हमें फ़ायदा मिलेगा. बिकॉज हमें एक चीज़ मिल रही है ये सारे एनिमल्स से, हमें खाने की चीज़ मिल रही है एनिमल्स से. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि नर्मदा में जो लोग रहते थे पहले उन्होंने सीखा कि फूड कैसे गैदर करते हैं. फिर धीरे धीरे लोगों ने ये सीखा कि क्रॉप्स जो है उसको कल्टीवेट कैसे करते. चलो अभी हम लोग थर्ड पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था. कहाँ पे? गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया. चलो ये भी आप लोग मैप में देख लो, गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया. To the northeast, the Garo Hills, and in the central India, the Vindhyas, were among the regions where agriculture involved. The initial cultivation of rice occurred north of the Vindhyas. अभी सबसे पहले विंध्यास के नॉर्थ में राइस को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग जो थे वो एक के बाद एक डेवलप होते जा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप वो लोग आगे बढ़ रहे थे. Now moving further to the river Indus and its tributary. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. And about 2,500 years ago, city developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. चलो अभी हमने गारो हिल्स और नॉर्थ ईस्ट, गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में और विंध्यास में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था, राइस का कल्टीवेशन. ठीक है, अभी एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो रिवर इंडस के पास लोगों ने सिटी फ्लरिश करना स्टार्ट कर दिया. मतलब कि सिटीज डेवलप होने लगी, धीरे धीरे लोग वहां पे रहने लगे. एंड नॉट ओनली दैट, गंगा रिवर जो है उसमें भी लोगों ने 25,000 साल पहले cities का development कर दिया था. Moving further to Ganga and its tributary, which is called Son. In ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. बिहार जो अब हम लोग स्टेट कंसीडर करते हैं जिसको, उसमें एक किंगडम हुआ करता था और उसका नाम था मगधा. ठीक है, एक मगधा नाम का किंगडम था. तो धीरे धीरे लोगों ने सिटी डेवलप तो किया, लेकिन उसके बाद एक स्टेप आगे और बढ़ते ही लोगों ने किंगडम भी धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था. उसके रूलर्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे और वो बहुत ही बड़ा किंगडम था. People traveled across the subcontinent facing challenges posed by hills, mountain, desert, rivers and sea. Now, अभी के टाइम पे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे मोड्स है ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. सो इट इज़ वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट उस टाइम पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो थी ही नहीं. So it was very difficult for the people to travel from one place to another. Hills आते बीच में, mountains आते, desert, river, ये सारी चीजें पास करके दूसरे जगह पर जाना, it was very tough for them. एक टाइप का चैलेंज था. हम लोग कैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ चैलेंज मारते, तो ये करके दिखाना, तो वो करके दिखाना. इन द सेम वे उनके लिए भी ये एक टाइप का चैलेंज ही हम लोग बोलेंगे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी
प्रॉब्लम्स को फेस करके अपने क्या बोलते हैं लाइफ को डेंजर में डाल के एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाना. डिस्पाइट द डेंजर्स दे सॉट livelihoods, fled natural disaster, marched in armies conquering others land. ठीक है, ये सारे डेंजर्स जो भी उनके रास्ते में आते थे, इन सब के बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे की लैंड पर जाना है. तो ये डिसीजन क्यों लिया उन्होंने? जस्ट बिकॉज दे वांटेड अ बेटर लाइफ. उनके यहाँ पे उनको एक बेटर लाइफ नहीं मिल रही थी, मतलब कि खाने पीने की जो भी फैसिलिटीज होती है वो नहीं मिल रही थी. तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग कोई और ही जगह पर जाए तो हमें शायद कुछ वहाँ पे नया देखने को मिले, कुछ नया करने को मिले. चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आप लोग कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप आपके साथ क्या लेके जाते हो? आपकी जो भी जरूरत का सामान होता है वो आप लेके जाते हो. ठीक है, आप क्या पहनोगे, आप वहाँ पे जाके 2 दिन का नाश्ता आप लेके जाते हो, आपकी एक्सेसरीज लेके जाते हो. इन द सेम वे दिस मर्चेंट ऑल्सो टुक ऑल देयर वैल्यूएबल गुड्स विद caravans और शिप. उनके जो शिप होते, शिप मतलब कि वो बाबा ब्लैक शिप वाला शिप नहीं, हम लोग यहाँ पे जो सी में चलते वो शिप की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो शिप में उनकी सारी जो भी वैल्यूएबल गुड्स होती है वो डाल के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं. ऑल्सो द रिलीजियन टीचर्स, यहाँ पे हम लोग रिलीजियस टीचर की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो साधु होते वो जो गाइडेंस देते रिलेटेड टू द रिलीजियस पर्पस, धर्म के रिलेटेड जो भी गाइडेंस देना होता है वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, अपने आइडियाज जो होते हैं वो शेयर करते हैं, लोगों को अपने साथ बिठा के अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गाइडेंस देना, एडवेंचर, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पे. मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और ये सब कुछ शेयर करना. नाउ मूविंग फर्दर, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? कि भाई लोगों ने ट्रैवल करना क्यों स्टार्ट किया, मतलब उनके लिए इतना जरूरी क्या था? तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ट्रैवल करना उनके लिए बहुत ही टफ था. उनके पास कोई प्लेन नहीं था, कोई शिप नहीं थी, सबमरीन नहीं थी कि भाई उसमें बैठे और ये जगह से दूसरी जगह सटासट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास. तो उनके लिए बहुत ही टफ था हिल्स जो होती है उसको क्रॉस करना, माउंटेन्स को क्रॉस करना, सी को क्रॉस करना शिप के द्वारा. तो बहुत ही टफ था. बट स्टिल दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी. लेकिन जिन्होंने ठान ली थी कि भाई नहीं, मुझे तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही है, कुछ भी हो जाए मैं जाके ही रहूंगा. सो देयर वर मेनी पीपल हु क्रॉस्ड द फ्रंटियर्स and move from one continent to the other subcontinents. अभी क्या हो रहा है, लोगों का जो ग्रुप है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है. तो सिर्फ ग्रुप ही मूव होगा? नहीं. क्या सिर्फ लोग जो है वो ही मूव होंगे? नहीं. लोगों की सोच, उनके जो भी कस्टम्स है, रिचुअल्स है, कल्चरल ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें उनके साथ मूव होगी, है कि नहीं? वो जो भी मतलब कि उनका जो भी रहने का तरीका है, वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, द वे द क्लोथ्स दे जो वियर, everything was going to move with them. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several thousands of years. नई नई तरीके से जैसे ही टाइम थोड़ा बीतता गया तो म्यूजिक का जो भी कंपोजिशन है वो लोग सीखने लगे धीरे धीरे. कुकिंग में थोड़ा बहुत न्यू चेंजेस आने लगा. सो ऑल दिस थिंग्स वर मूव्ड विद द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेम्स ऑफ द लैंड. अभी ये लोगों ने जो भी लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर तो आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो लैंड है उसके नेम्स कैसे दिए गए? सो लेट अस नो दैट. टू ऑफ द वर्ड्स we often use for our country and that are India and भारत. ठीक है, हम हमारे कंट्री के लिए अभी 2 वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंडिया एंड भारत. लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि भाई ये जो नेम है वो किस तरीके से आए थे? द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया था
इसको सिंधो जो संस्कृत में बोला जाता है। अभी यहाँ पे दो ऐसे लोग थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे 25,000 साल पहले, और वो दो लोग थे ईरानीस एंड ग्रीक। अभी ये लोग यहाँ पे आए तो उनको इंडस के रिलेटेड बहुत ही नॉलेज थी, मतलब कि वो लोग फेमिलियर थे कि इंडस क्या है। ठीक है, तो वो लोग फेमिलियर थे और धीरे धीरे वो लोग इंडस को इंडोस और इंडोस के नाम पे बुलाने लगे थे। और इस तरीके से द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। ठीक है, द लैंड ऑफ द ईस्ट, ठीक से समझना, जो रिवर है, यहाँ पे कौन से रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडस रिवर की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि रिवर के ईस्ट में जो लैंड है उसको इंडिया के नाम से बुलाया गया था। The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Vedas, the earliest composition in Sanskrit. अभी जो भारत है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट के लोगों के लिए यूज किया गया था। जो भारत वर्ड है नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए, मतलब कि वो जो लैंड है उसके लिए यूज किया था। ईस्ट में तो ऑलरेडी ईरानी और ग्रीक्स ने नाम तो दे ही दिया था, हिंदोस। ठीक है, अभी वेस्ट की हम लोग नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो वहां पे भारत नाम पड़ गया था। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। अभी ये दोनों ही वर्ड्स लेटर यानी कि थोड़ा टाइम जाते ही दोनों ही वर्ड पूरे कंट्री के लिए यूज होने लगा था। Now moving further to our next topic is finding out about the past. अभी आप लोग बोलोगे दैट मैम आपने ये सारी चीज तो बता दी कि भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रैवल करके आए थे, उन्होंने किस तरीके से अपना सेटलमेंट किया, हाउ दे लर्न टू कल्टीवेट द क्रॉप्स एंड एवरीथिंग। बट ये सारी चीजें हमें पता कैसे चली? ठीक है, ये सारा तो पास्ट है, हमें कोई मतलब बोलने तो आया नहीं था, कोई भी स्टोरी हमें बोल के तो नहीं गया कि भाई ऐसा सब कुछ हुआ था। किसी ने कुछ तो देखा होगा, मतलब कुछ ऐसी सोर्सेस या तो कुछ ऐसा प्रूफ देखा होगा, उनके ऊपर स्टडी किया होगा, सो दैट हमें ये सारी चीजें पता चली। ठीक है, तो वही चीज हम लोग ये टॉपिक में देखने वाले हैं। On the way to learn, sorry, one way to learn about the past is by searching for and reading books that were written long ago. ठीक है, ये सारी जो भी बुक्स जो पास्ट में लोगों ने लिखी होती है, उनकी किस तरीके से उनकी पूरी लाइफस्टाइल थी, किस तरीके से उन्हें सारी चीजें एक के बाद एक सीखी, तो ये सब कुछ रीड करके हमें पता चला कि उनकी लाइफ इस तरीके से थी। नेक्स्ट, these are called manuscripts because they were written by hand. ये सारी चीजें हम इसको क्या बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होती है कि वो सारी चीजें जो हाथ से लिखी गई होती है और हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो मेन्यू वर्ड है, ठीक है, मेन्यू जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, हैंड। और स्क्रिप्ट, ये तो हम सबको पता ही है कि स्क्रिप्ट क्या होती है, जो चीज लिखी गई होती है। सो इन दिस वे इट इज कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट। अभी ये सारी चीजें वो लोग लिखते कहाँ पे थे? उस टाइम पे उनके पास क्लासमेट या तो नवनीत की तो कोई बुक्स नहीं थी, तो भाई उन्होंने ये सारी चीजें लिखी कहाँ पे थी? सो बेसिकली दे यूज्ड टू राइट ऑन दी पाम लीव्स। वो लोग लीव्स के ऊपर लिखते थे। एक ऐसा ट्री था दैट वाज स्पेशली ग्रोन इन हिमालयाज। हिमालयाज में ये ग्रो किए जाते थे ट्री, और उसके ऊपर लिखते थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम क्या थी? ये तो एक लीव्स है, ठीक है, तो लीव्स अभी इंसेक्ट जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, वो लीव्स को खा जाते थे। तो सारी उनकी जो भी लिखी होती है, लिखावट होती है, जितना भी मेहनत होता है, वो सारा क्या बोलते हैं हम लोग, वो सारी चीजें इंसेक्ट खा जाते हैं। सो इससे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बट ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो अभी भी सेफ थी, तो वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट रीड करके हमें पता चला था कि किस तरीके से दे हैव स्पेंड देयर लाइव्स। ऐसी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो अभी भी टेम्पल और मोनेस्टर्स में प्रिजर्व की गई थी। नाउ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हमें तो पता चल गया, लेकिन अभी इसमें वो लोग लिखते क्या थे? तो all the things which were related to the religion, belief and practice, the lives of kings, medicines and science,
ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें थी वो सब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी. Beside there were epics, poem, plays. Many of these were written in Sanskrit, other in Prakrit and Tamil. उनकी जो भी लैंग्वेजेस थी, जो मेनली वो लोग लिखते थे, कंसीडर करते थे, दैट वाज तमिल, संस्कृत एंड प्रकृत. ये 3 लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी इन इंडिया. ठीक है, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं. Inscriptions are written on relatively hard surface such as stone or metal. ठीक है, अभी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लीफ के ऊपर लिखी जाती थी, लेकिन उसी तरीके से एक इंस्क्रिप्शन भी है, इंस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसको हार्ड सरफेस के ऊपर लिखते हैं. जैसे कि कोई भी पत्थर है, मेटल है, उसके ऊपर लिखी जाती है. तो ये 2 डिफरेंस बनता है. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि लीफ के ऊपर लिखना, और इंस्क्रिप्शन मतलब कि कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखना. नाउ सच एज सेम एज मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन में भी वही सारी चीजें लिखी जाती थी जो लोगों की लाइफस्टाइल थी. इसमें मेनली किंग जो होते, राजाओं जो होते, वो अपनी लाइफस्टाइल के रिलेटेड लिखते कि भाई उन्होंने कितने बैटल्स जीते थे, किंग और क्वीन की लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी. तो ये सारी चीजें मोस्टली इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी. इनफैक्ट आपने ताजमहल देखा है? आप गए हो कभी घूमने ताजमहल? नहीं देखा तो फिर आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल में ताजमहल देखना. तो उसकी जो भी दीवार है ताजमहल की, उसमें भी सब कुछ कार्विंग करके लिखा गया है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्क्रिप्शन. कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखना और लाइफ जो भी किंग और क्वीन की लाइफ स्टाइल जो होती है वो मेंशन करना. नेक्स्ट वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट. अभी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो होते कौन है एक्चुअल में, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं. देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट. दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जो लोग यूज करते थे, तो उसके ऊपर स्टडी करना, जैसे कि पॉट, कोई भी मटेरियल हो, कॉइन, फिर गुफा में जाके जो लोग रहते थे, तो वो गुफा को स्टडी करना, केव को स्टडी करना. सो बेसिकली स्टडिंग अबाउट द पास्ट, वो लोग को हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, बिल्डिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स एंड एक्सप्लोर बाय एक्सकवेटिंग टू अनकवर टूल्स, वेपन, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन. तो ये लोग जो होते हैं वो एक चीज के ऊपर स्टडी करते. पास्ट में जो लोग यूज करते थे वो सभी चीजों के ऊपर स्टडी करना. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, वो लोग क्या पहनते थे, उनके ऑर्नामेंट्स किस तरीके से थे, वो ऑर्नामेंट्स के ऊपर स्टडी करना, स्कल्पचर्स के ऊपर स्टडी करना, यानी कि मूर्तियाँ, वो किस तरीके से मूर्तियाँ बनाते थे. इनफैक्ट आप नीचे देख भी सकते हो पॉट, पुराने जमाने के पॉट, फिर कॉइन, मैंने एग्जांपल्स भी वहाँ पे दिए. तो ये सारे जो भी है उसके ऊपर स्टडी करना. ठीक है, नाउ नॉट ओनली दिस, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोन्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर भी स्टडी करते, ताकि उन्हें पता चले कि उस टाइम पे एनिमल्स जो थे वो भी कैसे थे. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके, मतलब कि पहले देखने को मिलते थे लेकिन अभी नहीं देखने को मिलते. तो ये सारी चीजें भी हमें पता चलती है. ठीक है, तो ये भी हमें कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं. फिश, बर्ड्स, ये सभी के बोन्स के ऊपर स्टडी करके हमें ये सारे लोग इंफॉर्मेशन देते हैं. Pots like this were used about 4,700 years ago. वहाँ पे देखो कॉर्नर में 2 पॉट्स दिए, तो इस तरीके से जो पॉट्स थे वो 4,700 years पहले ऐसे टाइप के यूज किए जाते थे. Coins such as this were also used about 2,500 years ago. वहाँ पे देखो कॉइन्स भी आपको दिए गए हैं, फोटो में भी आप देख सकते हो कि ये वाले जो कॉइन्स है वो भी पहले के लोग ऐसे कॉइन यूज करते थे. तो उसके ऊपर भी स्टडी करके, कार्विंग करके पता चलता है उसके बारे में, पास्ट के बारे में. नाउ हिस्टोरियन. अभी हिस्टोरियन कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हिस्टोरियन जो होते हैं वो पास्ट के रिलेटेड भी स्टडी करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट भी करते हैं. लेकिन हिस्टोरियन जो होते हैं दे रिफर टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन.
ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो मैंने आपको बताया था, इंस्क्रिप्शन जिसके रिलेटेड हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के ऊपर स्टडी करके उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन निकालना, ये काम होता है हिस्टोरियन का। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि हर एक चीज को क्रेविंग करके, जो भी मिली होती है जमीन में से निकाल के, उसके ऊपर स्टडी करके हमें बताते, वो लोग बोले जाते हैं archaeologist. So this is what is the difference between archaeologist and historian. One source are found learning about the past became an adventure as we reconstruct it bit by bit. कोई भी हमें, फॉर एग्जाम्पल चलो आप ही के बारे में ले लेते हैं, आपको कोई भी नई चीज़ मिलती है तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना कि भाई ये चीज़ है क्या, ये किससे बनी है, कैसे बनी थी। ठीक है, इन द सेम वे पास्ट के रिलेटेड भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो बहुत ही एक टाइप का एक्साइटमेंट आ जाता है। चीज़ें, उस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन निकालना, फिर देखना कि भाई ये कितने साल पुरानी है, ये चीज़ कैसे बनी थी, किसने बनाई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट माना जाता है। नाउ मूविंग फर्दर टू वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी का मतलब ये है कि भाई पास्ट जो है वो एक है, एक ही लोगों के लिए है, एक ही टाइप के ग्रुप, सॉरी, एक ही ग्रुप टाइप पीपल के लिए, या कोई दूसरे भी है। तो यहाँ पे पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो सभी लोगों का आ जाता है, फिर चाहे वो राजा हो, किंग, या तो कोई आम इंसान हो, ठीक है, या तो कोई फॉरेस्ट में रहने वाला आदिवासी हो, ट्राइबल पीपल हो, कोई भी हो, पास्ट सभी का है यहाँ पे। द पास्ट वेराइड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर इंटेंस द लाइव्स ऑफ हेडार्स or farmer different from those of king and queen, and their lives of merchant were distinct from those of craftsperson. Now, what is the meaning of this? यहाँ पे अगर हम लोग लाइफ की बात करें तो लाइफ जो है वो सबकी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल किंग और क्वीन की लाइफ को अगर हम लोग एक ट्राइबल पीपल के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत ही डिफरेंट है। वो लोग एक किंगडम में रहते हैं तो ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। उनका खाना पीना, लाइफस्टाइल, द वे ऑफ क्लोथिंग सेंस, वो सब कुछ अलग है। तो इनका खाना पीना सब कुछ अलग है। ये लोग हंट करके खाते हैं, इनके सामने रेडीमेड डिश आती थी। तो लाइफ ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे वही चीज हमें बताई गई है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री है, उसमें लोगों के ग्रुप्स है, कम्युनिटी है, हर एक कम्युनिटी अलग अलग कस्टम्स, उनके बिलीफ, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें भी अलग थी। ठीक है। फॉर इंटेंस इन अंडमान आइलैंड most people obtained their food through fishing, hunting, and collecting forest produce, whereas in city the majority relies on other for food supplies. अभी हम लोग, मैंने अभी आपको बताया ट्राइबल पीपल, अंडमान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अंडमान में रहने वाले लोग जो होते वो अपना खाना कैसे करते थे, कैसे किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो हंटिंग करके, फिर फॉरेस्ट में जो भी फूड गैदरिंग करते हैं वो लोग, फ्रूट्स कलेक्ट करके। ठीक है, ये उनका तरीका है। लेकिन हम लोग उन्हीं को सिटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ कंपेयर करें तो क्या होगा? सिटी में लोग क्या करेंगे, उनको कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता फूड को फाइंड करने के लिए या तो फ्रूट्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है इन लोगों के पास्ट में। There is another kind of difference. We know a great deal about king and the battles they fought because they keep record of their victories. ठीक है, अभी ये दूसरा पास्ट, मतलब दूसरा पास्ट यानी कि हम लोग किंग्स जो होते उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनके पास्ट में उन्होंने जितनी भी विक्ट्रीज यानी कि बैटल में जीतना, जब वो लोग लड़ाई करने जाते हैं, जंग पर जाते हैं और वो लोग जीत के आते हैं, तो ये सारी चीज़ों का वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करना। बट ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग folk, gatherer, farmers and herder did not keep record of what they did, while archaeologically helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown.
नाउ व्हाट हैपेंड कि भाई किंग जो है, उन लोगों के पास तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है कि वो लोग अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करके रखे, कहीं पे लिख ले, ताकि फ्यूचर में हम जैसे लोग उसको रीड कर पाए। बट व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, जो बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते, मतलब कि ट्राइबल पीपल की बात करें, देन आफ्टर फार्मर्स की बात करें, उन लोगों ने कभी रिकॉर्ड नहीं लिखा था। ठीक है, तो उनके बारे में भी हमें कैसे पता चला? तो आर्कोलॉजिकल लोग जो है, आर्कोलॉजिस्ट जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि पास में अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं चली, हमारे पास ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड्स ही नहीं है। वाई? बिकॉज अभी तक हम इनकी लाइफ डिफाइन नहीं कर पाए, किस तरीके से इन लोगों ने अपनी लाइफ स्पेंड की थी। नाउ मूविंग फर्दर टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट डू डेट्स मीन। अभी डेट्स का मतलब क्या होता है? इफ somebody ask you the date, you will probably mention the date, month and the year 2000 and something. चलो हम आज यही टाइम का एग्जांपल ले लेते हैं, 2024 चल रहा है, ठीक है अब। लेकिन ये 2024 हम लोग पहुंचे कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग ABCD पूरा बोलना स्टार्ट करो, तो आप लोग एंड होगे Z पर, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? A से स्टार्ट किया था। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप लोग अभी 2024 के ऊपर पहुंचे हो, लेकिन आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कि तब से लेके आज हम 2024 के ऊपर पहुंचे हैं। तो these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने तो सुना ही होगा, ठीक है। तो वो फाउंडर थे इसके, क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियन जो लोग हैं उनको पूछते, जीसस क्राइस्ट को पूछते। तो जनरली उनका जब बर्थ हुआ था, तो उस ही टाइम पीरियड से हम लोग काउंटिंग करते आ रहे हैं। तो बेसिकली जब उनका बर्थ हुआ, तो वहां से लेके का जो भी पीरियड है, हम उसको बोलते हैं AD। आपने ईयर के आगे AD तो सुना ही होगा, तो उसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का पीरियड जो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल BC। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जब बॉर्न नहीं हुए थे, उसके पहले का पीरियड। हम लोग ने अपने डेट्स, हिस्ट्री बुक्स में डेट के आगे पीछे लिखा होता है AD एंड BC। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AD एंड BC? BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट के पहले का समय। और AD यानी कि एमो नॉमिनी, जो आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहलाता है। नाउ कभी कभी डेट के आगे CED लिखा होता है AD के जगह पर, और BCE लिखा होता है BC के जगह पर। अभी इसका मतलब क्या हुआ? EC यानी कि कॉमन एरा, और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा यानी कि हम लोग यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की ही बात कर रहे हैं। I hope you got it about the dates without any confusion. So here our chapter gets over. I wish that you learn it very well, and we will see you in the next chapter. Till then, take care and bye everyone.